दोस्तों, कितना अच्छा होता ना अगर हर झूठ बोलने वाले के साथ सामने वाले की नाक भी पिनोकियो की तरह लंबी हो जाती। इस तरह सच का पता लगाना कितना आसान हो जाता। 2016 की कोरियन ड्रामा पिनोकियोज नोज, डायरेक्टर ली जुंग मी, माई ड्रामा लिस्ट रेटिंग 7.5। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। दोस्तों, हमारे न्यू चैनल मूवीज ट्राइब 2.0 को भी पक्के से सब्सक्राइब कर ले। अब कहानी सुनते हैं। आज डोजियोंग और उसकी छोटी बहन डोरेमी स्कूल से हाफ टाइम में भागकर घर आ गए। वो बिल्डिंग में सबके घरों की घंटी बजाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और नासमझ डोरेमी ने अपने घर की ही घंटी बजा दी। वही छुपी डोजियोंग उसे डांटने लगी। अब माँ को पता चल जाएगा कि हम स्कूल में नहीं है, तुमने सब गड़बड़ कर दी। कि तभी अंदर से एक आदमी निकला जिसने सिर्फ आधे कपड़े पहने थे। वो डोरेमी को तो नहीं जानता। अंदर से माँ की आवाज आई, अरे कोई देख लेगा, दरवाजा बंद करो। डोरेमी भागकर डोजियोंग के पास आकर छुप गई। थोड़ी देर बाद अब अंदर से माँ भी आधे कपड़ों में निकली। चोरों की तरह इधर उधर देखने लगी। छोटी होने के बावजूद उस दिन मुझे समझ आ गया था कि माँ का किसी के साथ नाजायज संबंध है। और कुछ दिनों बाद माँ ही लापता हो गई, जैसे वो कभी हमारे साथ थी ही नहीं। कहानी में 15 साल गुजर गए। इस बार भारी वर्षा की वजह से बांध का पानी खोल देने से वहाँ एक लाल रंग की गाड़ी बरामद हुई है, जो कि माना जा रहा है 15 साल पहले हुए एक गुमशुदगी के रिपोर्ट से ताल्लुक रखता है। गाड़ी के पिछले वाली सीट से एक कंकाल बरामद हुई है। लगता है ये एक मर्डर केस है, पर अभी जांच की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं दूसरी ओर डोजियोंग भी अब बड़ी हो चुकी है और साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही है। वो लोगों का झूठ पकड़ने में माहिर है। वो एक एक्सपेरिमेंट करती है। उसके टेबल पर 5 औजारों की तस्वीर है और सामने बैठे 5 लोगों के हाथों में वही एक एक औजार की तस्वीर है। अब उसे पता लगाना है कि किसके पास कौन सा औजार है। वो उन्हें पूछे गए हर सवाल के जवाब में ना कहने को कहती है, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो केवल वो मुंह से झूठ बोलता है, जबकि बाकी के शरीर का हर हिस्सा सच बोलता है। उसकी उंगलियां, भौहें, आंखें, होंठ, हाथों का इस्तेमाल सब चीख चीख कर सच बता रहे होते हैं। अब डोजियोंग साइकोलॉजी के इस एक्सपेरिमेंट को एक सेमिनार में पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ शेयर करती है, ताकि अपराधी के चाल ढाल को ध्यान में रखते हुए सच का पता लगाया जा सके। उसकी प्रेजेंटेशन को काफी पसंद किया गया। अब बाहर निकलते ही उसे बहन डोरेमी का फोन आया। उसने कहा, स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन का आखिरी दिन नजदीक है। इसके बाद अगर माँ का कातिल पकड़ा भी गया तो उसे सजा नहीं मिलेगी। डोजियोंग खामोश है। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन का मतलब है कोई भी मुकदमा सिर्फ 15 साल तक ही चल सकता है। उसके बाद मुकदमा बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद अगर कोई मुजरिम खुद चलकर भी आगे आए तो वो सजा से बच जाता है। और उनकी माँ को मरे 15 साल होने में कुछ ही दिन बाकी है। मगर डोजियोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो माँ के हादसे के बाद अपने परिवार से अलग थलग रहने लगी है। तभी उसका फोन गिर गया और वो उस दिन के हादसे को याद करती है, जब वो तेज बारिश में माँ के लिए बस स्टॉप में छाता लेकर खड़ी थी, मगर माँ की जगह उसके बाबा बस से उतरे। वो बोली, बाबा आपकी गाड़ी कहाँ है? वो बोले, तुम्हारी माँ ले गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। डोजियोंग बड़ी समझदार है। उसने पूछा कि कहीं आपकी माँ से लड़ाई तो नहीं हुई, और कहानी वापस आज के समय पर आ गई। दिन भर की थकान के बाद जब डोजियोंग घर पहुंची, उसका बॉयफ्रेंड मिजुमी उसका इंतजार कर रहा था। तभी कॉलिंग बेल बजी। मिजुमी ने देखा तो कोई लड़की है जो खुद को डोजियोंग की बहन बता रही है। ये सुनकर मिजुमी को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि डोजियोंग ने इससे पहले कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया था। उसने कहा था कि एक हादसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। डोरेमी अकेली नहीं आई थी, वो अपने बाबा को साथ लाई है। 15 साल डोजियोंग अपने बाबा से भागती रही और आज अचानक ही उनको सामने देख वो जमीन पर आ गिरी। वो उस आदमी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती जिसने उनकी माँ को मारा है। वो तुरंत वहां से निकल गई। पीछे पीछे मिजुमी भी आया। क्या तुम मुझे समझाओगी अभी अंदर ये सब क्या हुआ? कौन है वो लोग जो खुद को तुम्हारा परिवार बता रहे हैं? डोजियोंग अभी कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं। उनके बीच अनबन हो गई। मिजुमी ने कहा, तुम ही वो लड़की हो ना जिसे झूठ नहीं पसंद? और आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन हो। क्या तुम्हारा नाम डोजियोंग है भी, या वो भी झूठ है? अब घर पहुंचकर दरवाजा खोलते ही डोजियोंग
अतीत के कमरे में चली गई। जब पुलिस और मीडिया उसके घर में घुस आए थे और नशे की हालत में बाबा को उठा ले गए, अपनी पत्नी के कत्ल के शक के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस कमरे में खड़े ये सब होते देख बच्चों के मन में क्या गुजरी होगी। कुछ दिनों बाद डोजियोंग अपनी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बेहोश पाई गई। हॉस्पिटल से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके मिजुमी को बुलाया गया। इसके बाद उसने मिजुमी को बताना शुरू किया। बाबा को पुलिस के ले जाने के बाद चीजें और बिगड़ गई। हम माँ को फिर कभी नहीं देख सके। रिश्तेदारों को भी हमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्हें बस अपने इंटरव्यूज टीवी पे देखने थे। और एक बार एक आंटी के मुंह से निकल गया कि मेरी माँ जो गुल खिलाती थी ये तो होना ही था। मैं समझ गई कि माँ के साथ किसी आदमी को जो देखा था ये बात तो सिर्फ मुझे और डोरेमी को मालूम है। मैंने डोरेमी को डांटा ये सारी बातें बताने के लिए। डोरेमी तब बहुत छोटी थी। वो बोली, पुलिस अंकल ने कहा था सब सच कहूंगी तो माँ घर लौट आएगी। उसे भी तो दोष नहीं दिया जा सकता। हर सड़क चौराहे पे माँ बाबा की तस्वीरें बड़ी बड़ी करके दिखाई जा रही है। आखिरकार मैं भी शक करने पे मजबूर हो गई कि कहीं बाबा ने ही तो माँ की जान नहीं ली, क्योंकि उनके पास वजह थी माँ के गैरकानूनी ताल्लुक और आखिरी वक्त पे उन दोनों का फोन एक ही जगह पर होने के सिग्नल। पर बाबा ने कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया। माँ की लाश कभी नहीं मिली। उन्हें गुमशुदा करार दे दिया गया और सबूत के अभाव में बाबा को रिहा कर दिया गया। वो घर आ गए, मगर एक दिन मैंने उन्हें माँ के गुमशुदगी के इश्तिहार को जलाते हुए देखा। यानी वो उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे और उनके पास माँ का फोन भी है जो उन्होंने किसी को नहीं बताया। ये सब देखकर मैं बिल्कुल सहम गई थी और वहां से भागकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तब से आज तक मैंने हमारे दरमियाँ के सारे दरवाजे बंद रखे, मगर आज इतने सालों बाद फिर से उनका परिवार एक हो रहा है। डोरेमी लगातार कोशिश कर रही है बाबा और डोजियोंग के बीच की दूरियां मिटाने की। इस बार जब वो उसे मिलने आई, उसने उसे वही पिनोकियो की पेंटिंग वापस की जो वो दोनों बचपन में बनाया करते थे। जिस दिन उन दोनों ने घर पे किसी और मर्द को देखा था, डोजियोंग ने डोरेमी को भुलाने के लिए उसकी बनाई ये पिनोकियो की पेंटिंग दी थी और कहा था, आज के बारे में तुम किसी से भी कुछ मत कहना। मगर डोरेमी छोटी थी। उसने पुलिस के बहकावे में आकर कि माँ वापस आ जाएगी सब बता दिया। अपने कमरे में बैठे डोजियोंग उस पिनोकियो की ड्राइंग को देख रही है। कल 27 अगस्त है। माँ के केस को पूरे 15 साल हो जाएंगे और ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। शायद इस मोड़ पर वो सब एक दूसरे को एक नया मौका दे सकेंगे। उनके परिवार की एक नई शुरुआत होगी। डोजियोंग और मिजुमी बाबा और डोरेमी से मिलने उनके घर जा रहे हैं। यहाँ घर पे उनके इंतजार करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा वो लोग आए हैं, लेकिन दरवाजे पे पुलिस खड़ी है। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के एक दिन पहले वो एक बार फिर उसके बाबा को गिरफ्तार करने पहुंच गए, क्योंकि जो गाड़ी और चीजें बरामद हुई है वो 15 साल लापता उनकी माँ मिसेस किम की ही गाड़ी है। लाश पिछली सीट पर मिली है, यानी गाड़ी कोई और चला रहा था। इसका मतलब ये एक खून है। डोजियोंग फिर से उसी दौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। माँ की गाड़ी और उनकी लाश मिलने के बाद वो कैसे अपने पिता पर भरोसा करे। उसने अपने लिए इस कश्मकश से बाहर आने के लिए उसे अपने बाबा से आमना सामना होना पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि उसकी थीसिस कितने काम की है। क्या वो वाकई में बाबा का झूठ या सच पकड़ पाती है। उस दिन सेमिनार में आई पुलिस कमिश्नर से मदद लेकर वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह अपने पिता का सामना करने गई। शुरू में ही बता दिया गया कि उन्हें सारे जवाब ना में देने हैं। अब सवाल शुरू किए गए। क्या आपको मालूम है कि आपकी पत्नी की गाड़ी से लाश बरामद हुई है? क्या आपको मालूम है किनका खून हुआ है? बाबा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? आपने मुझे मिस किया? क्या आपको मालूम था कि आपकी पत्नी का अफेयर चल रहा है? क्या आप माँ से भी बहुत प्यार करते थे? क्या इसीलिए आपने माँ को मार डाला? इस आखिरी सवाल को वो बार बार पूछती रही जब तक कि उसके बाबा ने आपा नहीं खो दिया, ठीक जैसा बचपन में हुआ था। उनके सिर्फ होठ ही नहीं, एक एक हिस्सा सच बोल रहा है। और उस पल पे डोजियोंग को यकीन हो गया कि उसके बाबा सच बोल रहे हैं। क्यों बाबा, क्यों 15 साल तक आपने इतना कुछ मेरे लिए सहा? क्योंकि मैं तुम दोनों का बाबा हूँ। तुम दोनों जैसे भी हो मेरी औलाद हो। फिर डोजियोंग बोली, मगर माँ का फोन आपके पास उस रात क्यों था? यहाँ उसके बाबा ने अपनी पहनी हुई टाई पे हाथ लगाई, जिसे जगलर नॉच कहते हैं। यानी वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या बताना नहीं चाहते। डोजियोंग ये बात समझ गई। तभी
पुलिस कंट्रोल रूम में किसी ने आकर कहा कि गाड़ी में मिली वो लाश औरत की नहीं बल्कि किसी आदमी की है। ये सुनकर सभी अफसरों के होश उड़ गए। उन्हें तो लगा था कि इस केस की गुत्थी सुलझ गई है, मगर ये तो और भी उलझती जा रही है। डो जोंग ने एक बार फिर बाबा से पूछा, अगर आपने माँ का खून नहीं किया है तो आप इतने सालों से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है ऐसा जो सिर्फ आप जानते हो? अब वो सभी अफसरों को जाकर ये बात समझाने लगी कि उसके बाबा ने कोई खून नहीं किया। तब तक उस रात गुम हुए लोगों की लिस्ट भी आ गई। ताज्जुब की बात है, 15 साल पहले पार्क तेजुन नाम का एक आदमी भी उस रात गायब हुआ था, जिसकी रिपोर्ट खुद डोजोंग के बाबा युन ने लिखवाई थी। अब सबकी नजर युन पर है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो तब लगा जब उसकी माँ किम खुद पुलिस स्टेशन चलकर आई। उसे देख डोजोंग और युन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? फिर किम ने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने ही पार्क तेजुन को मारा है। 27 तारीख होने में अब भी 2 घंटे बाकी है। युन उसे रोकने लगा, तुम वापस क्यों आई? और एक दिन नहीं रुक सकी? बस एक दिन में सब सही हो जाता, ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाता, तब तुम आजाद होती। वो पुलिस अफसरों के पास जाकर कहने लगा, किम ने नहीं, मैंने पार्क को 15 साल पहले मारा है, मुझे गिरफ्तार करो। तब किम ने वो हथियार भी सबूत के तौर पर जमा किए जिससे ये खून हुआ है, जिस पे पार्क के खून के धब्बे आज भी है। वो युन को देखकर बोली, कितना करोगे तुम मेरे लिए? अब बस भी कर दो। तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि पार्क मारा गया है। 15 साल तक तुमने मेरी मौत का झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तुम कुछ बोली क्यों नहीं कि सच क्या था? मैं अगर आज यहाँ ना आती तो शायद कभी लौट ही ना पाती, बहुत देर हो जाती। तुमने क्यों सबको नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें और बच्चों को छोड़कर तुम्हारे दोस्त के साथ भाग गई? क्या सोचकर इल्जाम पर इल्जाम सहते रहे? क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन तुम अपने परिवार के पास, मेरे पास लौट आओगी। युन बोला, मैं तुम्हारे हाथ से ये मौका नहीं छीन लेना चाहता था जहां तुम वापस लौट सको। किम ने अपने दोनों बेटियों से भी माफी मांगी। मुकदमा शुरू हुआ। किम ने बताया, उस दिन युन ने मुझे और पार्क को एक साथ देख लिया था। उन दोनों में लड़ाई होने लगी। उन्हें रोकने की कोशिश में मेरा फोन शायद वहीं कहीं गिर गया होगा और मैं अपने पति और बेटियों को छोड़कर पार्क के साथ दूर कहीं भाग जाने के लिए निकल गई। मगर आधे रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है। मैंने पार्क को भी समझाने की कोशिश की, मुझे वापस जाने दे, मगर वो नहीं माना। उसने एक छुरी निकालकर मुझे डराकर चुप कराने की कोशिश की। तब तक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो छुरी खुद उसके सीने में जा गड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने जुर्म के सबूत उस छुरी को अपने पास रख लिया और गाड़ी को पानी में ढकेल दिया। मैं घर जाना चाहती थी, पर यह सोचकर जा नहीं पाई कि क्या जवाब दूंगी मैं। लोग मेरे बच्चों को खूनी के बच्चे कहेंगे। ये झेलने का हिम्मत ना होकर मैं भाग गई वहां से। सोचा था कि 15 साल बाद स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के बाद किसी तरह लौटने की कोशिश करूंगी, मगर यहाँ युन मेरा इंतजार करता रहा और अंत में बीवी की गुमशुदगी पे लोग सवाल उठाएंगे सोचकर, इसीलिए उसने अपने दोस्त की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसे लगा होगा कि जहाँ वो मिलेगा वहाँ मैं भी मिल जाऊंगी, लेकिन उल्टा वही खून के इल्जाम में फंस गया क्योंकि मेरा फोन उसके पास था और वो मेरे खिलाफ मुंह खोलकर कभी कुछ नहीं बोल सका। मैं ये बहुत देर में समझी कि अपने परिवार में वापस लौटने के लिए मैंने जो गलतियां की है उन्हें मुझे भुगतना ही होगा। काश मैंने 15 साल पहले ये जुर्म कबूल कर लिया होता तो आज सब कुछ ठीक हो चुका होता। मेरी वजह से मेरे परिवार के जख्म कभी सूख नहीं पाए। इसके बाद कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। अपनी सजा सुनने के बाद किम के चेहरे पर शांति थी, जैसे वो खुद सजा लेना चाहती हो, पश्चाताप करना चाहती हो। उस दिन के बाद डोजोंग ने अपने बाबा को अपना लिया। 1 साल बाद वो ग्रेजुएट हो गई और कुछ सालों बाद आज उसकी शादी का दिन है। कितना अच्छा होता ना अगर लोगों की नाक पे झूठ बोलने से लंबी हो जाती। मुझे सच पसंद है, मगर फिर ये भी एक सच है कि झूठ भी हर किस्म के होते हैं। कुछ झूठ का बोझ हम खुद पर लेते हैं ताकि अपनों को दुख से बचाने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।